वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यूपी पीसीएस 2024 पी एग्ज़ाम के लिए जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, मैं एक रिवीजन क्लास लाने वाली हूँ 1 मार्च से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब ये जो आपके 17 या 15 डेज़ हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए, मैं कोशिश करूँगी बेहतर ढंग से आपका रिवीजन करा दूँ। देखिए, यहाँ पर अभी इतने कम समय में मैं कोशिश करूँगी लिस्टिंग के फॉर्म में आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद करा दूँ। वैसे तो मैंने सारी क्लासेस कराई हुई हैं, अभी तक जितना भी मैंने करा दिया है प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप उसको भी रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस 2025 के लिए मैं एक और इनिशिएटिव ला रही हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पहले समझाऊँ, फिर उसके बाद ये जो लिस्ट होती है वो कवर करा दूँ, तो दोनों चीज़ आपकी अच्छे से हो जाएंगी। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सब्जेक्ट वाइज शुरू कर रही हूँ। जैसे आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हो, आज मैं नाम भी लेना चाहूँगी। इसमें सुरभि तोमर हैं, श्वेता शुक्ला हैं, मुझे नाम भी देखिए याद हो गए, रोज़ मैं रिप्लाई करती हूँ आप लोग को। एक चटकली तोमर के नाम से है और क्षमा गुप्ता आई थिंक, हाँ ये हमारी न्यू स्टूडेंट हैं, ये भी हमसे जुड़ी हैं। और इसके साथ साथ सोनम जी। आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि मैम एक कंपाइल करके वीडियो बना दीजिए जो अभी तक पढ़ाया है। तो कंपाइल आप क्या करिए, प्लेलिस्ट प्ले कर दीजिए, एक साथ प्ले हो जाएगा। मैं उससे बेहतर कर रही हूँ कि आपके जैसे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री में आज शुरू कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहले इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं एक साथ कवर कर लूँगी, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, आपके एग्जाम तक ऐसे ही करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं मैं कवर करा दूँगी। ऐसा नहीं कि मैंने जितनों का नाम लिया सिर्फ यही बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग क्वेरी हैं सबकी। और करंट अफेयर के लिए भी आप लोग मुझसे बोल रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ पहले जीएस में सही से कंप्लीट कर दूँ। करंट अफेयर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले चैनल पर देख लीजिए। और अभी इसके बाद ये एग्ज़ाम होने के बाद मैं करंट अफेयर भी कराऊंगी आप लोग को। और रात वाली जो क्लास आ रही है 9 बजे, उसमें मैं क्वेश्चन भी बढ़ा दे रही हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम तक हल कर पाएँ। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव है वो भी बताइएगा, मैं हर एक कमेंट पे ध्यान देती हूँ। और आप लोग जैसा बोलते हैं मैं कोशिश करती हूँ वो क्लासेस वैसे ही आपको दी जाएँ। चलिए आज का टॉपिक ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन डेट अक्सर करके हम लोग भूल जाते हैं, तो याद करने की फिर से कोशिश करेंगे। और ये वीडियो ऐसे हैं, आप जब एग्ज़ाम टाइम पे जा रहे हैं और पहले से रिवाइज़ कर लेंगे तो कुछ ना कुछ अगर सामने आपके प्रश्न आएगा और ऐसे प्रश्न आते हैं तो डेट कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, जब यूरोपियन कंपनी भारत आती है। ठीक है, वहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आधुनिक भारत। तो सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए भारत में, और इनका समय क्या था, तो सबसे पहले इसमें आता है पुर्तगाली वास्को डी गामा। कब आया, 20 मई 1498 को। नेक्स्ट याद करिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, वो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय या फिर गवर्नर बनता है और इसका समय 1505। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन करके आए 1510 में। अब पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला कारखाना खोला। तो ये तो याद रखना है कि इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया, कोचीन में। कहाँ कहाँ बनाया वो लोकेशन भी याद करनी है। तो ये कब बनाया, 1503 में। और दूसरा कारखाना इन्होंने खोल लिया कहाँ पर, कन्नूर में। कब, ठीक 2 साल बाद 1505 में। फिर इसके बाद देखिए पुर्तगाली हो गए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे इन्होंने पहला कारखाना कहाँ पर बनाया। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया अपना जो कारखाना सबसे पहला बनाती है वो मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम बोलते हैं, यहाँ पर 1611 में। लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली थी तो इन्होंने यहाँ पे कारखाना खोल लिया था। कब, 1611 में। लेकिन ये इनका स्थायी नहीं था। आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, स्थायी अस्थायी या फिर एक ही ऑप्शन होगा। दूसरा ये सूरत में खोलते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा, तो वो स्थायी कारखाना रहता है। अब कुछ युद्ध भी होते हैं, देखिए कंपनी आई अपना आपस में। अब ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन लोगों का कंपटीशन रहता है, आपस में इन लोगों की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, इनकी सारी डेट याद रखनी है क्योंकि क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। तो डेट कैसे याद करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से होगा, 46 से 48, 2 साल। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, ठीक है, 1749 से 1754। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। आज की क्लास में आप जो जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही याद कर लेंगे, बार बार समय नहीं मिलने वाला है।
बाद में आप मेरा वीडियो स्पीड में चला करके देख लीजिएगा, आसानी से आपको रिवाइज़ हो जाएगा। बहुत से बच्चे कमेंट ये भी कर रहे थे कि मैम बीच बीच में वीडियो तेज़ होता है, तो उसको भी मैं सही करने की कोशिश करूँगी, ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जैसे कि राजेंद्र जी हैं, हिमांशु जी हैं। आज मैं सबका नाम ले रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि आप लोग को पता चले कि मैं आपके भी सारे कमेंट पे ध्यान देती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करती हूँ, और आप भी सुझाव दे करके बताइए कैसा लगा कंटेंट। चलिए आगे देखिए, कर्नाटक युद्ध हो गए। अब प्लासी का युद्ध याद करिए, कब हुआ? 1757। फिर बेदरा का युद्ध 1759। देखिए, जब 2-4 युद्ध साथ में दे दिए जाते हैं ना, तब याद नहीं आती डेट, कि इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, कालानुक्रम के अनुसार लगाइए, तब डेट नहीं याद आती। तो उसके लिए क्या करना है, बार बार देखिए। बेदरा का युद्ध पूछा गया है, ठीक है, रिसेंटली एग्जाम में ही पूछा गया, तो 1759 याद रखिएगा। वांडीवर्स की लड़ाई 1760। पानीपत तो बहुत बार रटा चुकी हूँ, ये पहला युद्ध है पानीपत का, ठीक है। ये तीसरी लड़ाई दी गई है, माफ़ कीजिएगा, 1761 ईस्वी में। पहला बाबर वाला होता है 1526 में। यहाँ पर देखिए, अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठा सेना के बीच हुआ था, तो मराठा सेना यहाँ पर हार हो जाती है इनकी। इसके बाद एंग्लो मैसूर युद्ध भी याद करना है, इसका समय भी याद करिए। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1759 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। किसको ये डेट नहीं याद है? जिसको नहीं याद है तो ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज होते हैं शाह आलम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम। इन सबको अंग्रेज हरा देते हैं, ठीक है। तीनों ये सेनाएं होती हैं, त्रिगुट होता है, और इनको अंग्रेज हराते हैं। बंगाल में दोहरा शासन लगता है, कब से कब तक? 1765 से 1772। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। बंगाल का भीषण अकाल कब पड़ता है? 1770 में। अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है, और जब ये आता है तो क्या करता है, जो दोहरा शासन लगा हुआ था ना, दोहरी सरकार, इसका उन्मूलन कर देता है, और ये रहता है 1772 से 1773 तक। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल कब बना? 1773 से 1785। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। पुरंदर की संधि होती है 1776 में। अभी हमने प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, अब देखिए दूसरा कब हुआ? 1780 से 1784। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है सारे युद्ध याद करने में, तो एक पास लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, डेली सुबह देख लीजिए। और क्या तरीका है, याद तो करना ही पड़ेगा। फॉक्स का इंडिया बिल, जिसमें संसद और गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार देने की बात कही गई थी, और ये पास भी नहीं हो पाया। 1783। टीपू और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि होती है। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी समय पारित होता है, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना होती है 1784 में। सबका एक साथ 1784 में। फिर कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है 1786 से 1793। कार्यकाल इनके सबके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीसरा एंग्लो मैसूर, अभी हमने 2 पढ़ लिए थे, ठीक है, ये तीसरा है। तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792। टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, उसके बाद क्या होती? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792, जिसकी वजह से तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध रुक जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जॉन सोर जो है, इनका कार्यकाल याद कर लीजिए, 93 से 98। 1793 से 1798। याद करने का तरीका क्या है? जैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक उसी के बाद जॉन सोर आता है 93 में, ठीक है। फिर देखिए, बंगाल की स्थायी जमींदारी बंदोबस्त कब? 1793 में होती है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन कब लागू किया? तो सहायक गठबंधन 1798 में। अब देखिए, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है। श्रीरंगपट्टनम का पतन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई 1799, ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में। पेशवा और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि 1802 में। लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली पर कब्जा हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 में, याद रखना है। तो इसकी डेट क्या थी? 1803 से 1805 के बीच ये युद्ध चलता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अब लॉर्ड मिंटो आ जाता है 1807 से 1813। फिर रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि होती है 1809 में। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कितना रहता है? 1813 से 1823, ठीक 10 साल याद कर लीजिए। अब आंग्ल नेपाल युद्ध सुनिए, ये गोरखा युद्ध भी बोला जाता है, 1814 से 1816 इसका समय है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो नेपाल से सिक्किम का विलय किया जाता है 1817 में होता है। पिंडारी युद्ध, खिड़की का युद्ध, जिसमें पेशवा की हार होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध,
और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में होता है। समय इसका क्या है, 1817 से 1818। इसके बाद अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध होगा जो कि 1 साल चलेगा, 1818 से 1819 के बीच। अब एमहर्स्ट बेंटिक का काल आप देखिए क्या रहता है, 1823 से 1828। ठीक है। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एमहर्स्ट बेंटिक का पद 1828 से 1835 तक रहता है। ठीक है। सती प्रथा का निषेध होता है 1829 में। मैंने एक बार आप लोग को पढ़ाया था जिसमें आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि ऑप्शन वही था, उसके समय पे क्या आया था, ये विधेयक आया था। लेकिन पारित कब हुआ, ये कानून पारित हुआ विलियम बेंटिक के समय पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। कैप्टन स्लीमैन द्वारा ठगी का दमन किया गया 1829 से 1837 ईस्वी में। ये आज वाली ठगी वाला ठगी नहीं होता था, तब ऐसे हत्याएं कर दी जाती थी। तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती थी। इसको बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया गया 1829 से 1837 के बीच। कंपनी का चार्टर अधिनियम 1833, भाई 1833 को ही पारित होगा जब इसका नाम है। ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है इनका उन्मूलन कर दिया गया। व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, व्यापार किया ही कहाँ, आते तो उद्देश्य लेकर के व्यापार का ही था, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। सर चार्ल्स मेटकॉफ गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल क्या रहता है, 1835 से 36 तक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। ऑकलैंड गवर्नर जनरल के रूप में कब तक रहते हैं, 1836 से 1842 तक। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 1844। इसके बाद हॉर्डिंग आता है 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध याद रखना 1845 से 1846, और इसी में लाहौर की संधि भी होती है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849। सिखों की हार हुई, पंजाब का विलय हो जाता है, और बेथुन द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू बालिका विद्यालय खोला गया। तो ये किसके द्वारा, बेथुन द्वारा। इसके साथ में डलहौजी का कार्यकाल याद करिए, 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। अब देखिए बॉम्बे से ठाणे यहाँ तक रेलवे खोला गया। ठीक है, 1853 में। और टेलीग्राफ लाइन भी शुरू हुई कलकत्ता से आगरा। ये याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लीजिए। फिर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र 1854 में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। डेट याद रखनी है, साथ में जगह याद कर लीजिए, बिहार। अवध का विलय कब हुआ, 1856 में। अब इसके साथ साथ और भी चीज़ें हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अब देखिए कैनिंग का कार्यकाल कितना रहा, 56 से 58, 1856 से 1858। 1857 का विद्रोह होता है, कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ में हुआ। कब शुरू हुआ मेरठ में, 10 मई 1857 को। ठीक है। अब कैनिंग का देखिए वायसराय के रूप में जो कार्यकाल रहता है, पहले तो 1856 से 1858 तक रहता है, लेकिन तब ये क्या रहता है, गवर्नर जनरल। वायसराय बन जाता है, तब कार्यकाल क्या रहा, 1858 से 1862। ये याद रखना है डेट। याद आएगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसी में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम लागू होगा। दंड संहिता का परिचय आएगा 1861 में। एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 1863। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 64 से 69, 1864 से 1869। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 69 to 72। ठीक है। पहली बार जनगणना इन्हीं के समय पे शुरू होगी, और यही पहले वायसराय हैं जो इनके कार्यकाल के समय पर इनकी हत्या कर दी जाती है अंडमान निकोबार में एक कैदी के द्वारा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज और वेल्स के राजकुमार की यात्रा कब होती है, 1875 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1878 में आया। अडयार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879। रिपन का कार्यकाल 80 से 84। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, मतलब कालक्रम में लगाने के लिए आता है। ये इल्बर्ट बिल बहुत बार पूछा गया है, 1883 से 1884। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888। और डफरिन के समय पे ही कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में। डेट क्या थी, 1885। ठीक है। विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती, महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाई गई 20 जून 1887 को। फिर लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894। द्वितीय कारखाना अधिनियम अब कब आएगा, 1891 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का आएगा।
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल आएगा 94 से 99, 1894 से 1899। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, कर्जन का समय 1899 से 1905, यही इन्हीं का समय है जब बंगाल का विभाजन होगा 1905। फिर मिंटो का कार्यकाल आता है दूसरी बार 1905 से 1910, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, उसी से रिलेट कर लीजिए। फिर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसके समय पे? अब तो याद रहेगा ना, मिंटो के समय पर। कार्यकाल याद रहेगा तो आसानी से आप जान जाएंगे कि किसके समय पर कौन सी घटना हुई। फिर समाचार पत्र अपराधों को उकसाना अधिनियम आया और तिलक को देशद्रोह का दोषी भी ठहराया गया। कब? 1908 में। फिर मार्ले मिंटो सुधार, अभी मैंने आपको बताया, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ 1909 में। यहीं पर आप देखेंगे कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, 1909 वाला जो ये एक्ट आता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 और 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होगा। इसी में क्या होगा? राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में। होम रूल लीग, ठीक है। और जो कांग्रेस का समझौता होता है लखनऊ में, वो। फिर पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सब कब हुआ? 1916 में। अब देखिए, अभी तक मार्ले मिंटो समझा ना, 1909 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, रॉलेट एक्ट पास होता है कब? 1919 में। अभी तक सिर्फ मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था, इसके बाद सिख हो गए, महिलाएं होगी, सभी को ये आरक्षण देना शुरू कर देते हैं और वही बंटवारा करना, आपस में जो मतभेद शुरू करना, ये लोग शुरू कर देते हैं। इनका यही काम ही था। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना रहा? 1916 से 1921। खिलाफत आंदोलन 1919 में आया। असहयोग आंदोलन 1922। मोपला विद्रोह पूछा गया है कई बार, 1921 में, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926। इरविन का कार्यकाल 26 से 31, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ा लीजिए। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा और साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई? दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो घोषणा हुई 8 नवंबर 1927 को। मुंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। डेट याद रखिए इसी तरह। फिर पुलिस द्वारा हमला किया जाता है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और उसी समय नेहरू रिपोर्ट भी आती है। तो 1928 में ये सब हुआ। विधानसभा में बम फेंकने का काम किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये डेट याद रखिए, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आई हुई है, 1929। फिर गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो दांडी मार्च कब हुआ? 24 मार्च 1930 को और 12 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा शुरू हो गई और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931। दूसरा कब हुआ? 1931 में और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर वेलिंगटन वायसराय के रूप में आया, कार्यकाल 1931 से 1936। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में और इसी में पुनः समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, ये स्थगित किया गया 1934 में। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित होगा? भाई 1935 में ही होगा। लेनलिथिगो का वायसराय के रूप में कार्यकाल 36 से 44, 1936 से 1944। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस की वजह से, और मैंने लास्ट क्लास में आपको सुभाष चंद्र बोस ही पढ़ाया है। तो अब आप बताइएगा कि ये इसके बाद कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और अगर नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर कौन अध्यक्ष बनते हैं, पूरी डिटेल में आप बताइएगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। मुस्लिम लीग लाहौर द्वारा पारित जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ? 1940 में। अब देखिए, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947। आज़ाद हिंद फौज भारतीय धरती पर कब कदम रखती है? 18 मार्च 1944। कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को। और ये देखिए, कैबिनेट मिशन जो था ये लॉर्ड वेवेल द्वारा एक बयान था, ऐसा सुझाव दिया गया था कब? 16 मई 1946 को। फिर माउंट बेटन आते हैं, इनका कार्यकाल देखिए 1947 से 1948। महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती 30 जनवरी 1948 को। राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 21 जून 1948 को। फिर भारत का संविधान अपनाया गया, हस्ताक्षरित किया गया कब? 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक गणतंत्र बना कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो कि
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आती हैं, या फिर आप इनके माध्यम से अपने अगले प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग डेट याद करते करते बोर हो गए होंगे। आई नो एक साथ इतनी डेट याद करना आसान नहीं है, तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं वो छोटे छोटे से हैं और बोरिंग नहीं है। आप आसानी से इनको करिए, फिर आगे डेट वाले टॉपिक ले लेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे नेता और उनके स्मारक स्थल। जैसे कि महात्मा गांधी का क्या है, राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। चरण सिंह का किसान घाट। राजीव गांधी का वीर भूमि। जगजीवन राम का समता स्थल है। मोरारजी देसाई का अभय घाट। भीमराव अम्बेडकर जी का चैत्य भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि। अटल बिहारी वाजपेयी का याद रखिए सदैव अटल। ज्ञानी जैल सिंह है, इनका एकता स्थल है। पीवी नरसिम्हा राव है, इनकी पीवी ज्ञान भूमि है। और गुलजारी लाल नंदा की है नारायण घाट। अब पढ़िए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। जैसे कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का है। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे का। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ टैगोर का है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी का था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू की है। लाला लाजपत राय का एक प्रमुख कथन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। फिर अबुल कलाम आज़ाद का कथन देखिए, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। फिर भगत सिंह का वचन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम का देख लीजिए, अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हैं तो अधिक होंठ या कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। फिर बाल गंगाधर तिलक का कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद का है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। फिर सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा, ये किसने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फिर इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया हसरत मोहानी ने। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सारे कथन हैं महात्मा गांधी के। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। स्वराज आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, उनके लेखक भी आपको याद करना है। जैसे लाइफ ऑफ शिवाजी, ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक थी। भक्ति योग, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा। वाक्य मीमांसा गोपाल गणेश आगरकर। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पंडित सुंदरलाल। कवि प्रिया, ये केशव दास की थी। मृगावती कुतुबन की है, इंपॉर्टेंट है। अ नेशन इन मेकिंग, बहुत बार पूछी गई है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठाकुर मारझूली, ये दक्षिणारंजन मित्र की है। ओरियन है बाल गंगाधर तिलक की। लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा, यह है अरुणा वासुदेव की। शिवराज भूषण भूषण त्रिपाठी की। चंदायन है मौलाना दाऊद की। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। मैं 1-2 दिन और लूँगी, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको साथ में पढ़ाते चलूँ, क्योंकि मैं चाहती तो जो वीडियोस पुराने हैं उनको मर्ज करके एक बार एक साथ दे देती, लेकिन वो तो प्लेलिस्ट में है ही, आप उनको पढ़ते रहिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से पढ़ा रही हूँ, तो आप उसी जोश के साथ फिर से पढ़िए, बार बार रिपीट करिए तो याद होने लगेंगी, डेट भूलेंगी नहीं। इसी तरह हम और सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, मैं कोशिश करती हूँ कि अपडेट करती रहूँ, कुछ लोग याद भी दिला देते हैं। पीयूष नाम है आई थिंक उस स्टूडेंट का। थैंक यू आप सभी का, आप लोग इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हो वीडियो के लिए और क्लासेस के लिए। आप लोग बताते हो कैसी क्लासेस चाहिए, तो आज मैंने सोचा कि अब इतना वक्त हो गया है तो थोड़ा आप लोग से इंटरेक्ट करते हैं।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और ऐसे ही और कंटेंट के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।